आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पीडीएम को कितना रुलाएंगे? इंपोर्टेड के खिलाफ इतने कार्ड्स हैं कि होश ठिकाने लगा दूंगा। ये कार्ड्स कौन से हैं, क्या किसी को मालूम है? इमरान खान ने अपनी नाअहली की सूरत में भी कामयाबी का अहम राज बता दिया। वो राज क्या है, इससे पर्दा उठाएंगे। और फिर नून लीग में बड़ी बगावत की खबरें सच साबित हो गई। नवाज शरीफ के अहम तरीन साथी का ऐलान जंग और इस जंग का हाल आपके सामने रखेंगे। मरियम का ओहदा संभालने के बाद अपनी पार्टी पर पहला वार जख्म किसको आया, ये भी बताऊंगा। और फिर मरियम पर कप्तान का खौफतारी, वजारत उज़्मा की ख्वाहिश तर्क करके वज़ीर-ए-आला पंजाब का ख्वाब देखने लगी, ये कहानी किसने अफशा की? इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती तेजी से शुरू हो गई। हर तरफ से ना की आवाजें। और शहबाज शरीफ को जिन बरादर ममालिक की दोस्ती पर नाज था, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को किंग ऑफ बैगर्स का खिताब दे दिया। ये किंग ऑफ बैगर्स का माजरा क्या है व्यूअर्स, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान हर रोज एक नए अंदाज में सिसिलियन माफिया पर बिजली बनकर गिरते हैं। एक बार फिर पीडीएम को चैलेंज देते हुए कहा कि उनके पास अभी बहुत से ऐसे कार्ड्स बाकी हैं, जब खेलूंगा तो उनके होश उड़ जाएंगे। पंजाब असेंबली की तहलील पीडीएम के लिए एक ऐसा शॉट था जिसकी गूंज उनके कानों में हमेशा गूंजती रहेगी। खान साहब ये भी कहते हैं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असेंबली तहलील के बाद भेजी गई समरी में इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आइन की खिलाफ वर्जी की। अब इस इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अगर मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह भी कहा कि इसहाक डार के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जादूगर की जादूगरी ना चली, सारी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार है। मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ के हवाले से संजीदा आवाजें सुनने को मिल रही हैं। मुस्लिम लीग नून की मरूसी सियासत के खिलाफ पहली आवाज चौधरी निसार ने बुलंद की। पीडीएम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी, अब हर गुजरते दिन के साथ मुश्तरका तौर पर आवाम के सामने बेनकाब हो रही है ये पीडीएम। और अगर मुझे नाअहल कर भी दिया गया तो पाकिस्तान की आवाम तहरीक इंसाफ के नजरिए को वोट देगी। पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है इमरान खान को किसी तरह दीवार के साथ लगाया जाए, उसके मुकदमात निकाले जाएं, उसके ऊपर केसेस चलाए जाएं, उसे पाबंदे सलासल किया जा सके। उसकी जान के दुश्मन भी लोग बनकर बैठ गए। पाकिस्तान में पीडीएम के टोले ने हर बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए बड़े जज को भी अप्रोच करके देख लिया। हर तिरछी टोपी वाले से मामलात सीधे करने की कोशिश भी कर ली। लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से माइनस करने वाले और रेड लाइन लगाने वाले खुद जो है इस रेड लाइन से बाहर हो गए। और ये रेड लाइन अब इमरान खान ने मिटाकर दिखा भी दी। व्यूअर्स, आपको बताएं कि भरपूर जहां पर कोशिश की जा रही है, आप करके देख लें, अदालतों से नाअहल करके भी देख लें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब खुद इस परेशानी का सामना कर रही है कि अगर हमने नाअहली की तलवार जो नवाज शरीफ पर लटक रही है इसको हटाया तो इसका फ़ायदा इमरान खान को पहुंचेगा। और अगर हम चाहें भी इमरान खान को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बाहर रखना तो हम नहीं रख सकेंगे, क्योंकि हालात बहुत सिंपल हैं इमरान खान के लिए और हालात बहुत मुश्किल हैं नवाज शरीफ और इस पीडीएम के टोले के लिए। मुल्क के अंदर अगर ये इमरान खान को नाअहल करके इलेक्शन करवाते हैं तो पाकिस्तान की आवाम बल्ले पर इस उम्मीद से निशान लगाएगी कि 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को मिले, आप पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे और फिर कवानीन बनाकर इमरान खान को दोबारा अहल कर दिया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स याद रखें, बात इस नहज तक नहीं आएगी। इससे पहले ही वो तमाम लोग जो इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं सियासी तौर पर या उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके मकासद उनके समेत ख़त्म हो जाएंगे। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि नून लीग में बगावत हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी भी डट गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में टूट फूट की खबरें काफ़ी दिनों से आ रही थी। हाउस ऑफ शरीफ की आमरीत और मरूसी सियासत के बारे में बंद कमरों में आवाजें उठ रही थी। अब ये आवाजें शोर बन चुकी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कई रोज से बता रहे थे कि नून लीग के कई अरकान असेंबली उनसे राब्ते में है और इंतखाबात में टिकट के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं।
لیکن سیاسی مخالفین انہیں سیاسی دعوے قرار دے رہے تھے کہ یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹس ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس سے قبل پنجاب میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے پر پارٹی میں بغاوت موجود تھی۔ پھر مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنانے پر ایک سخت رد عمل پارٹی کے اندر سے آیا۔ مریم نواز کے اس عہدے پر سب سے زیادہ حق شاہد خاقان عباسی کا تھا۔ چند روز سے یہ خبر ذرائع کے ساتھ آ رہی تھی کہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی سمیت نون لیگ کا ایک گروپ پارٹی کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کرنے والا ہے۔ آج نون لیگ کے اہم ترین رہنما، نواز شریف کے قریبی ساتھی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بالآخر بولی پڑے۔ وہ پارٹی کے اندر مفتاح اسماعیل کا دفاع کر رہے تھے، مگر آج میڈیا کے سامنے انہوں نے جو بیان دیا اس سے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ سلیمان شہباز کی مفتاح اسماعیل سے متعلق ٹویٹ مناسب نہیں تھی، اس لیے اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جماعت کا وزیر خزانہ ہو یا کوئی اور، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے استفسار کیا ان تمام لوگوں سے جو تنقید کر رہے ہیں کہ مجھے بتائیں مفتاح اسماعیل کی کون سی پالیسی ٹھیک نہیں تھی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا مریم پر، ان کے پورے ٹولے پر، کہ مفتاح اسماعیل کی پالیسی وزیر اعظم اور کابینہ کی پالیسی تھی۔ وزیر خزانہ خود فیصلے نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو کابینہ کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پالیسی پر تنقید کر سکتے ہیں، ذاتیات پر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا اور الفاظ اپنے واپس لیں۔ انہوں نے ابھی روایت کے مطابق یہ وضاحت دی کہ وہ ابھی تک نون لیگ میں ہیں، کوئی گروپ نہیں بنایا، تاہم اگر پارٹی چھوڑی تو سیدھے گھر جائیں گے، نئی پارٹی نہیں بنائیں گے۔ ویورز، پارٹی ذرائع کے مطابق مروسی سیاست کے یہ اثرات ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جیسا سینئر سیاستدان مریم نواز کے بڑے عہدے پر براجمان ہونے کے بعد ان کے ٹارگٹ پر آ گیا ہے۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق مریم نواز نے شاہد خاقان عباسی کو بالآخر یہ پیغام بھجوا ہی دیا کہ وہ مفتاح اسماعیل کا دفاع کرنا چھوڑ دیں اور اسحاق ڈار کا بازو بنیں اور آپ جا کر ان کا ساتھ دیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کو مریم نواز کی یہ ڈکٹیشن بالکل پسند نہیں آئی۔ یہ وہی مریم نواز ہیں جن کی وجہ سے ماضی میں پارٹی کی پہلی اہم ترین شخصیت چودھری نثار نے اس وقت پارٹی سے علیحدگی اختیار کی جب وہ نون لیگ کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے۔ ویورز، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی سمیت ایک بڑا گروپ موجود ہے پارٹی کے اندر جو پارٹی کی پالیسیوں سے اب تک نالاں ہے۔ وہ نواز اور شہباز کے بعد حمزہ، مریم، سلیمان شہباز اور اب جنید صفدر کے پارٹی پر ہولڈ کے سخت خلاف ہیں، اور مروسیت کی یہ پنیری فصل بننے سے پہلے ہی زہر بن جائے گی۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی اور باغی دھڑے کی یہی وہ پوزیشن ہے جس کی بنیاد پر خان صاحب بہت ہی زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام کارڈز آج بھی ان کے پاس ہیں اور وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ایسے سرپرائز دیں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف کی حکومت گرانی ہوگی یعنی اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا تو 10 سے 15 لیگی اراکین اسمبلی وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے اسمبلی نہیں جائیں گے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے ارکان میں اس نقطے پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، شدید رد عمل سامنے آیا کہ عمران خان کے مقابلے میں پارٹی کو سنبھالنے کے لیے آنے کو پاکستان کوئی تیار نہیں ہے، لیکن لندن میں یہ خواب بنے جا رہے ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ مریم ہوں گی یا حمزہ، وزیر اعظم مریم ہوں گی یا شہباز شریف، سلیمان شہباز اور جنید صفدر کو الیکشن لڑا کر کون سی وزارتیں دی جائیں گی، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ یہ ہے ہاؤس آف شریف کی مروسی سیاست کے کمالات، مگر اب زمانہ بدل چکا اور لوگوں کی سوچ بھی بدل چکی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوگوں کی سوچ تھی نا ویورز، اس میں تبدیلی یہ آئی کہ بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اور جب وہ ان خاندانوں کی طرف دیکھتے ہیں نا اور ان کے بچوں کو ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک نفرت پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی یوتھ اس لیے بھی متنفر ہو چکی ہے ان خاندانوں سے کیونکہ جب آپ ڈگری لے کر میدان عمل میں آتے ہیں، روزگار کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو نوکری نہیں ملتی، آپ کو صرف دھکے ملتے ہیں، آپ کو آپ کی قابلیت کے مطابق کوئی روزگار دستیاب نہیں ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے، اور پاکستان برین ڈرین جو ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسی لیے وہ لوگ، وہ بچے، وہ مروسی کردار، وہ پنیری جو کسی اور ملک میں تیار کی جاتی ہے اور جب فصل بن جاتی ہے، اس زہر کو پاکستان کی عوام پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور یہ زہر کھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی عوام اور یہ جو نوجوان نسل ہے نا، اس میں تبدیلی آ چکی۔ شاید لندن میں بیٹھے ہوئے
नवाज शरीफ साहब को शायद इस चीज़ का ख्याल ना हो, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर यूथ का जो वोट होगा वो पाकिस्तान में इन मरूसी किरदारों के साथ नहीं बल्कि इमरान खान के साथ खड़ा हो। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि बरादर इस्लामी ममालिक और आलमी इदारों ने शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बरादर ममालिक ने भी शहबाज शरीफ को किंग ऑफ बेगर्स का लकब देकर अपना हाथ खींच लिया है। तारीख में सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को पहली ना और डू मोर का मुतालबा किया गया। इंपोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अंदरूनी खलफशार उनकी जड़ें खोखली कर चुका है। नून लीग की टूट फूट उनके सर पर लटकती हुई तलवार साबित हो रही है। और अब शहबाज शरीफ सऊदी अरब समेत जिन बरादर इस्लामी ममालिक से ज़ाती रवाबित का दावा करते थे, उन्होंने भी पहली बार शहबाज शरीफ के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं और ये कह दिया कि जनाब ये हमसे नहीं होगा, किसी और से करवा लें। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बयान सऊदी अरब का है, जिन्होंने पूरी तारीख में किसी पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसा जवाब नहीं दिया जैसा हमें शहबाज शरीफ की हुकूमत में मिला। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट और सरमायाकारी सब की सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस हवाले से कहते हैं कि हम पहले किसी शर्त के बगैर आपको पैसे दे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स वसूल कर रहा है, जो हमसे इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स का निज़ाम और इसमें इस्लाहात लेकर आएँ, यानी सऊदी अरब भी अब IMF की ज़ुबान बोलने लगा है और ये बहुत ही अहम है। IMF ने सबको अप्रोच किया और कहा कि ऐसा करो, और वो कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जो आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम से खिताब किया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का तरीक़ाकार बदल रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की मदद करते रहेंगे, मगर उन्हें भी चाहिए कि मुआशी इस्लाहात लाएं। यानी सऊदी अरब ने भी डू मोर का मुतालबा कर दिया। इससे पहले अमेरिका आपको कहता था दहशतगर्दी में कि डू मोर, फिर पैसे रिलीज करेंगे। शहबाज शरीफ के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि किंग ऑफ बेगर्स शहबाज शरीफ को जलाते हुए कहा गया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का मंसूबा तो बनाया है और पाकिस्तान को दिए गए डिपॉजिट की मुद्दत भी बढ़ा चुके हैं, मगर अब शहबाज शरीफ हुकूमत को भी जवाब देना होगा और इसके बदले कुछ करके दिखाना होगा। इससे कबल अमेरिका ये ऐलान कर चुका कि अब IMF और आलमी मालियाती इदारों के NOC से पाकिस्तान की इमदाद मशरूत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़श्ता माह आपको याद होगा कि अपना कर्जा शहबाज हुकूमत से ज़बरदस्ती वापस ले चुका है, जिसकी माजी में आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और ये भी बहुत आम बात है और वाज़ेह थी कि जब जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराकर PDM माफिया को हुकूमत सौंपी थी, तो दोस्त ममालिक ने ये सोच लिया था कि इस हुकूमत को अवामी मैंडेट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पहले 8 माह पाकिस्तान को जितनी इमदाद दी वो जनरल बाजवा और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गारंटी पर दी गई। सितंबर 2022 में जनरल बाजवा के दौरे चीन के मौके पर चीन ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान को 100 मिलियन युआन की इमदाद दी। और व्यूअर्स, ये भी याद रखें कि जनरल बाजवा के कहने पर चीन ने सैलाब मुतासरीन के नाम पर पाकिस्तान को भारी इमदाद दी। जनरल बाजवा की सर्विस के आखिरी दिनों में सऊदी अरब और UAE ने भी पाकिस्तान को मदद फराहम की और उनके अकाउंट्स में मशरूत ज़र मुबादला भी रखवाया गया, यानी पैसे किसी और के थे, हमारे नहीं थे। अभी हाल ही में नए आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब ने इमदाद का ऐलान किया, मगर इसके 2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बयान आता है और वो इस इमदाद का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, मगर सऊदी अरब ने ना सिर्फ वो इमदाद रोक दी बल्कि अब सख्त शराइत भी आयद कर दी हैं। व्यूअर्स, ये हालात हैं पाकिस्तान की मईशत के, पाकिस्तान के ताल्लुकात के, और IMF के कहने के ऊपर ये तमाम ममालिक अब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। सऊदी अरब के दिफा में पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार है। कतर में आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया, अगर पाकिस्तान फोर्स ना भिजवाता तो पूरा मगरिब था आपके खिलाफ और पाकिस्तान की फोर्स ने जाकर आपको सहारा दिया, लेकिन बदले में किंग ऑफ बेगर्स जो कुछ इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, इससे पहले इसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। उसकी बुनियादी वजह क्या बनी? पाकिस्तान के अंदर जब कोई हुकूमत मैंडेट अवामी लेकर नहीं आती ना, तो फिर उसके साथ यही सलूक किया जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब भी हुकूमत बदल गई जिसके पास अवामी ताकत नहीं है, तो फिर हम अपने पैसे का सवाल किससे करेंगे। रियासत के साथ मुआहदे तो तय पाते हैं, लेकिन एक कॉन्टीन्यूटी होना बहुत ही ज़रूरी है और इसी कॉन्टीन्यूटी के लिए खान साहब बार बार कह रहे हैं। फिर एक बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि जब आप अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस का कोई मंतकी
नतीजा नहीं देखते ना, तो फिर लोगों को ये भी सोचने पर वो मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमने इन्हें पैसे दिए, ये जिन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे लेते हैं, पाकिस्तान में अगर ये खर्च ना हुए और पैसा किसी और की जेब में चला गया, और जिस जादूगर को बड़े एहतमाम के साथ ट्वीट्स करके जो ऑडियोज मौजूद हैं जिनमें मरियम कह रही हैं कि वो चीज़ों को संभाल लेते हैं, ये मामला चीज़ों को संभालने का नहीं है, संवारने का है, निखारने का है। और पाकिस्तान इस वक्त जो उसकी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डल है, और इन सौदागरों के पास, जादूगरों के पास सिर्फ टोपी ड्रामे तो आपको नज़र आएंगे, झूठे जादूगरी के दावे तो नजर आएंगे, लेकिन इस मईशत को संभाला देने के लिए कोई हल मौजूद नहीं है। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह का लंदन में सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया है, अब वो मरियम की जुबान बोल रहे हैं। मैंने लंदन में राना सनाउल्लाह की पेशी, फिर खिंचाई और फिर जो पाकिस्तान में मिशन सौंपा गया, इसके हवाले से पहले ही मैंने डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी। अब लंदन में सॉफ्टवेयर तब्दील होने के बाद जब वो मीडिया के सामने पेश हुए तो वो मरियम की जुबान बोल रहे थे। वो पाकिस्तान आने से घबराने वाले नवाज शरीफ और मरियम के वालिद गिरामी के बारे में कहते हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शामिल होंगी, और हम सब की ये मुश्तरका राय है कि अगर आपने कामयाब होना है तो पाकिस्तान में आकर आप हमें लीड करें। मरियम की ख्वाहिश पर शहबाज शरीफ को यह भी सुनाया गया और वो बोले कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि लंदन में मरियम के मनपसंद सहाफ़ियों ने मनपसंद सवाल पूछा जो मरियम की तरफ से दिया गया था कि क्या मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हो सकती हैं। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने इसका ये जवाब दिया कि जी हाँ, वो ज़रूर वज़ीर आला की बहुत काबिल किस्म की जो हैं वो उम्मीदवार हैं। और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तयशुदा मंसूबे के तहत अदलिया को भी इशारा दिया कि नवाज शरीफ के केसेस के बारे में मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दें और उन्हें दूर करें। गोया वो नवाज शरीफ के केसेस के बारे में अपील फाइल करने से पहले पाकिस्तान की अदलिया को लंदन में बैठकर एक डिक्टेशन जो है वो जारी कर रहे हैं। फिर वो मरियम की ज़ुबान बोलते हुए कहने लगे कि हो सकता है कि 3 माह में इलेक्शन ही ना हो। आइन में ये दर्ज है कि आपने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन आइन में कुछ और भी चीज़ें हैं जो दर्ज हैं। और फिर वो ये कहने लगे कि इमरान खान 100% नाअहल हो सकते हैं। तोशा खाना समेत दीगर केसेस में अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो पाकिस्तान के इदारों को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। व्यूअर्स, आपको बताएं कि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने मिनवन आपके सामने ये हक़ाइक़ रखे कि लंदन में राना सनाउल्लाह को कौन सा मिशन सौंप कर पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। नंबर 1, इमरान खान को नाअहल कराने और गिरफ्तार करने का जवाज़ तलाश करना। नंबर 2, इंतखाबात मौखर करने के लिए हर गैर कानूनी और गैर आइनी हरबा इस्तेमाल करना। नंबर 3, नवाज शरीफ की वापसी के लिए पाकिस्तानी अदलिया पर दबाव बढ़ाना या उनके साथ मामलात तय करना या मुकम्मल करना। मैंने आपको कहा था कि राना सनाउल्लाह ये बोलेंगे और राना सनाउल्लाह यही बोले। व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह की शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नवाज शरीफ साहब को कायल करते कि आप तो लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिसका नाम इमरान खान है वो एक बहुत बड़ा सुनामी बन चुका है, एक ताकत बन चुका है, और उसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। आपकी जो कारकर्दगी है पिछले 3 सालों में कॉफ़ियाँ पीने और हाइड पार्क के चक्कर लगाने के अलावा कुछ नहीं है, या फिर इसके अलावा मीडिया में जो आपकी इंटरेक्शन है, 3-4 प्लांटेड सवाल आप पूछ लेते हैं लोग आपसे और आप उसका जवाब दे देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए आपकी कोई खिदमत मौजूद नहीं है जिसे आप आने वाले इलेक्शन के अंदर जाकर कैश करवा सकें। अब 2 सवाल हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने और पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर। पहला सवाल ये है कि क्या इस जमात के अंदर नवाज शरीफ के अलावा इन्हें कोई और वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट नज़र नहीं आता। और फिर दूसरी तरफ अगर पंजाब में मरियम नवाज को वज़ीर आला बना दिया जाएगा और लोग ये कह रहे हैं कि देखें ये पहली एग्जाम्पल होगी, इससे पहले कोई खातून वज़ीर आला पाकिस्तान में नहीं रही किसी भी सूबे की, तो इससे बढ़कर अच्छी रवायत नहीं हो सकती। लेकिन उन रवायात का क्या होगा जो आपके पार्टी के अंदर इस वक्त सर उठा रही हैं, और वो रवायात बगावत बन रही हैं। लोग थक चुके हैं आपके बीरबल बन के, लोग थक चुके हैं आपके आगे हाथ बांध कर खड़े होकर,
اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ اس مروثیت کے راج سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ویورز، مریم نواز کے لیے یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پارٹی میں ایک بہت بڑا ریزسٹنس جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پاکستان جب وہ آئیں گی تو انہیں سہاروں کی تلاش ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر تھا قیادت کا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر، جس میں طلال چودھری ہے یا خالد رانجھا، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، یا مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، یا اس کے علاوہ اور لوگ جو ہیں، وہ مریم نواز کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔ پہلے بھی حصہ ہیں لیکن یہ زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے۔ اور جو پارٹی کے انکلز ہیں، جو پارٹی کے بابے ہیں، جس میں خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، یہ آپ کو بالکل کارنر نظر آئیں گے، کیونکہ نواز شریف اس وقت تک پاکستان نہیں آئیں گے نا جب تک پاکستان کی عدالتیں کوئی فیصلہ نہیں سناتی۔ اگر اپیلیں جاتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک قانونی اور آئینی چھتری کا انتظام کیا جا رہا ہے، وہ ہو نہیں رہا، اور جن لوگوں نے اس آئینی اور قانونی چھتری کا انتظام کرنا ہے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ ایک کنگ آف بیگرز کے آگے پاکستان سے باہر جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک، برادر ممالک ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اور اب پاکستان کی طاقتوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، کیونکہ یہ موقع یقیناً، چونکہ سیاستدان کی کوشش ہوتی ہے نا کہ آپ استعمال کریں۔ جنرل باجوہ کو نواز شریف نے آخری وقت میں استعمال کیا، پھر پھینک دیا۔ آج ان کا داماد جو ہے وہ جنرل باجوہ کے جو احسانات تھے اس کا جواب جس زبان میں دے رہا ہے وہ میڈیا کے اوپر موجود ہے، بغاوت کا مقدمہ چلانے کا کہہ رہا ہے۔ تو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقیناً اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ اگر ہم نے نواز شریف کا ساتھ دیا اور ایک موقع فراہم کیا شہباز شریف کو، نواز شریف کو، تو پاکستان کی عوام تو بہت دور کی بات ہے، عمران خان ان کا نام لے لے کر لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرے گا۔ اور اب اس سے بچنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اب جو پالیسی اپنائی ہے، آپ کو خبریں بھی نظر نہیں آئیں گی، اور کل شاہین صبائی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں تک جنرل عاصم منیر کا تعلق ہے تو ہم نے تو ان کی آواز بھی نہیں سنی۔ تو یہ آواز جو ہے وہ کہیں پیچھے پس پردہ رہے، پاکستان کی سیاست سے دور رہے، تو یقیناً یہ جمہوری اداروں کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اگر آپ ان سیاستدانوں پر ریلائی کریں گے نا، جو سیڑھی کسی کو بنا کر اقتدار میں آتے ہیں، تو یقیناً اس سے نظام کمزور ہوتا ہے، اور اداروں کے اوپر جو ہم نے پچھلے 9 ماہ میں حالات دیکھے ہیں، اب ادارہ اس قسم کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ آپ نے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔